अकबर बीरबल की कहानी, न्याय की मिसाल। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल बुद्धिमानों, कलाकारों और न्यायप्रिय व्यक्तियों से भरा हुआ था। लेकिन उन सब में सबसे खास थे बीरबल, जिनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से हर ओर प्रसिद्ध थे। आज की यह कहानी भी बीरबल की बेजोड़ बुद्धिमानी और गहरी नैतिक समझ का परिचायक है। रहस्यमयी शिकारी। एक बार की बात है। सर्दियों का मौसम था। जंगलों में शिकार करने का मौसम था और बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वे अपने कुछ दरबारियों और बीरबल के साथ शिकार पर निकले। घने जंगल में जब वे शिकार कर रहे थे, तभी अकबर की नज़र एक सुंदर, विशाल और शक्तिशाली हिरन पर पड़ी। बादशाह ने तुरंत निशाना साधा, लेकिन तभी हिरन भाग गया और घने जंगल में अदृश्य हो गया। बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा, उसे पकड़ना होगा। वह साधारण हिरन नहीं है, उसका रंग सुनहरा है। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। वह जान गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं। उस हिरन के पीछे कोई रहस्य छुपा है। सुनहरा हिरन और बूढ़ा फकीर। हिरन का पीछा करते हुए अकबर और उनके सैनिक एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसके पास ही वही सुनहरा हिरन शांत बैठा था। अकबर ने पूछा, यह हिरन तुम्हारे पास कैसे आया? फकीर बोला, यह हिरन मेरा साथी है। यह कोई सामान्य प्राणी नहीं। इसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना पाप है। अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह जंगल हमारा है और इसका शिकार मेरा अधिकार है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? फकीर शांत रहा और बोला, बादशाह सलामत, यदि आप इस हिरन को मारेंगे, तो 3 विपत्तियां आपके राज्य पर आ सकती है। अकबर हंस पड़े। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? फकीर कुछ नहीं बोला। बस एक कागज पर कुछ लिखकर बीरबल को दे दिया और बोला, सिर्फ यह व्यक्ति ही इस राज को समझेगा। बीरबल ने वह कागज पढ़ा और एकदम गंभीर हो गया। संकट की आहट। शिकार अधूरा रह गया। सभी महल लौट आए। लेकिन उसी रात राजधानी में एक विचित्र बीमारी फैल गई। लोग बुखार और अजीब कमजोरी से पीड़ित होने लगे। वैद्य और हकीम भी इलाज में असमर्थ थे। दूसरे दिन राज्य के कोषागार में आग लग गई। कई दस्तावेज और बहुमूल्य संपत्ति जलकर खाक हो गई। तीसरे दिन राजधानी में अकाल पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, कुएं खाली हो गए। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और पूछा, क्या यह सब उस फकीर की भविष्यवाणी का असर है? बीरबल बोला, जहांपनाह, आपने उस हिरन को भले न मारा हो, लेकिन उसके साथ किए अपमान का असर हुआ है। बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल ने उस कागज को निकाला जो फकीर ने दिया था। उसमें लिखा था, यदि हिरन को नुकसान पहुंचाया गया, तो प्रकृति स्वयं अपने रूप बदल देगी और 3 संकट राज्य पर उतरेंगे। 1 बीमारी, मनुष्य का शरीर पीड़ित होगा। 2 धन का नाश, राज्य की संपत्ति जल जाएगी। 3 जीवनदायिनी जल का संकट, अकाल आएगा। अकबर को गहन पछतावा हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब क्या किया जाए? बीरबल बोला, उस फकीर को खोजिए, क्षमा मांगिए और प्रायश्चित कीजिए। फकीर का न्याय। अकबर और बीरबल फिर उसी जंगल की ओर गए। फकीर वहीं मिला, उसी स्थान पर। अकबर ने झुककर कहा, मैंने आपके ज्ञान का अपमान किया। मुझे क्षमा करें। मैं अपने राज्य को बचाना चाहता हूं। फकीर मुस्कुराया। उसने कहा, सिर्फ क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। 1 प्रजा के लिए 100 कुएं खुदवाओ। 2 हर गांव में एक वैद्य की नियुक्ति करो। 3 राज्य के खजाने से गरीबों के लिए अन्न भंडारण स्थापित करो। अकबर ने तुरंत सहमति दी। बीरबल की परीक्षा। लेकिन तभी फकीर ने कहा, यह कार्य बीरबल की देखरेख में होंगे, और यदि इनमें किसी प्रकार की बेईमानी हुई, तो राज्य फिर संकट में पड़ जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बीरबल ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य शुरू करवाए। 6 महीनों में
100 से अधिक कुएं खुदवाए गए। 300 से अधिक वैद्य नियुक्त किए गए। अनाज भंडारण गृह बनाए गए जिनमें हजारों गरीबों को अन्न वितरण शुरू हुआ। राज्य में पुनः खुशहाली लौटने लगी। आखिरी रहस्य। एक दिन बीरबल ने फकीर से पूछा, आपको वह हिरन कैसे मिला? फकीर मुस्कुराया, वह हिरन असल में एक प्रकृति देवता का अवतार है। उसे केवल वही देख सकता है जो स्वार्थ से परे हो। मैं चाहता था कि बादशाह अकबर समझे कि शासन सिर्फ अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपका संदेश पहुंच गया है। अकबर बीरबल की कहानी, न्याय की मिसाल। भाग 1 से आरंभ। प्रस्तावना। दिल्ली के राजदरबार में न्याय का प्रतीक बना हुआ था सम्राट अकबर का सिंहासन। परंतु उस सिंहासन को असली न्याय तभी मिला जब उस पर बीरबल जैसे नीतिज्ञ की सलाह का चंदन चढ़ता। यह कथा एक ऐसे न्याय की है जिसमें न्याय को परिभाषा से परे एक नया रूप मिला। भाग 1। रहस्यमय अभियोग। एक दिन जब बादशाह अकबर दरबार में आम लोगों की फरियादें सुन रहे थे, तभी दो व्यक्ति दरबार में आए, एक रईस व्यापारी और दूसरा एक सामान्य कुम्हार। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह कुम्हार मेरी कीमती मूर्ति को तोड़कर भाग गया। वह मूर्ति मेरे पूर्वजों की धरोहर थी, नीलम से जड़ी हुई, जिसकी कीमत 10,000 अशर्फिया थी। बादशाह ने पूछा, कुम्हार, क्या यह सच है? कुम्हार कांपता हुआ बोला, हुजूर, मैंने तो वैसी कोई मूर्ति देखी भी नहीं। न तो मैंने तोड़ी और न ही वह मेरे पास आई। यह गलत इल्जाम है। बीरबल, जो चुपचाप बैठकर सब देख रहे थे, उन्होंने एक गहरी दृष्टि दोनों पर डाली और कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले की सच्चाई जानने के लिए एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने इजाजत दी और बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को जाने दिया, लेकिन दरबार में फिर पेश होने का आदेश दिया। भाग 2। बीरबल की चाल। रात होते ही बीरबल ने अपने गुप्तचरों को उस व्यापारी की निगरानी के लिए भेजा। गुप्तचर वापस लौटे और बताया, महाराज, व्यापारी पिछले 2 दिनों से एक कलाकार से मिल रहा था जो नकली मूर्तियां बनाने में माहिर है। बीरबल को कुछ शक हुआ। अगली सुबह उन्होंने उस कलाकार को बुलवाया। क्या तुमने हाल ही में व्यापारी के लिए कोई मूर्ति बनाई थी? बीरबल ने पूछा। कलाकार डरते हुए बोला, हुजूर, माफ कीजिए। हाँ, उसने मुझे एक नीलम जड़ित मूर्ति बनाने को कहा था, हूबहू वैसी जैसी किसी पुराने राजमहल की मूर्ति। बीरबल मुस्कराए और बोले, यानी अब सच्चाई सामने आने ही वाली है। भाग 3। न्याय का रंगमंच। अगले दिन दरबार लगा। व्यापारी और कुम्हार को फिर बुलाया गया। बीरबल ने कहा, आज मैं इस मूर्ति को खोजने की प्रक्रिया खुद के हाथों करूंगा। उन्होंने अपने 2 सिपाही भेजे और व्यापारी के घर की तलाशी ली गई। कुछ ही देर में वह मूर्ति दरबार में लाई गई। बीरबल ने कहा, यह वही मूर्ति है जिसकी बात की जा रही थी, ऐ ना? व्यापारी हड़बड़ाया, जी हाँ, लेकिन यह तो मेरी दूसरी मूर्ति है, जो बच गई थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, झूठ के पैर नहीं होते, सेठ जी। इस मूर्ति को 2 दिन पहले एक कलाकार ने बनाया है, जिसका बयान मेरे पास है। आपने इस भोले कुम्हार को फंसाने की साजिश रची ताकि उसे सजा हो और आप मुआवजा वसूल सकें। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, क्या यह सत्य है? व्यापारी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से पश्चाताप छलक रहा था। भाग 4। इनाम और सजा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा न्यायपूर्ण निर्णय फिर साबित करता है कि तुम इस दरबार की आंखें हो। कुम्हार को 500 अशर्फिया इनाम में दी गई और व्यापारी को 6 माह के लिए कारावास तथा कलाकार को क्षमा दे दी गई, क्योंकि उसने भयवश काम किया था। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, कभी-कभी सबसे बड़ा झूठ भी जब सतह पर आता है। भाग 1। खामोश हवेली में हत्या। शहर के पश्चिमी छोर पर बनी एक पुरानी हवेली से एक रात अचानक चीखने की आवाज आई। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा, एक नौजवान सैनिक जमीन पर मरा पड़ा था और उसके पास बैठा था उसका मालिक, उमराव खान।
उमराव खां रियासत का एक अमीर जमींदार था, जो दरबार में भी खास रुतबा रखता था। उसने लोगों से कहा, यह नौकर मुझ पर हमला करने आया था। आत्मरक्षा में मैंने इसे मार दिया। मामला सीधा लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों को बात हजम नहीं हुई। सैनिक का परिवार भी चुप नहीं बैठा और राजा अकबर के पास फरियाद लेकर पहुंचा। बीरबल को मामला सौंपा गया। भाग 2, हवेली की रहस्यमय दीवारें। बीरबल ने हवेली की जांच शुरू की। वहां 2 नौकर और एक बूढ़ा गूंगा माली था। नाम था मोतीराम। वह माली कई वर्षों से उसी हवेली में काम कर रहा था। बीरबल को मालूम था कि गवाहों की गैरमौजूदगी में यह मामला अटक सकता है। उसने एक दिन माली से अकेले में मिलने की योजना बनाई। मोतीराम ने केवल इशारों से बात की। बीरबल ने कहा, जो हुआ उसे मुझे समझाओ। मैं सच का सम्मान करूंगा। मोतीराम ने मिट्टी पर चित्र बनाकर कुछ संकेत दिए। एक आदमी, एक लाठी, एक लाल चिन्ह और एक कमरा बंद होता हुआ। बीरबल ने इन संकेतों से निष्कर्ष निकाला, कोई बाहर नहीं गया। हत्या अंदर ही हुई है और आत्मरक्षा का दावा झूठा हो सकता है। भाग 3, अदालत में गूंगे की गवाही। बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया। मोतीराम को भी बुलाया गया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस गूंगे आदमी की गवाही से न्याय कर सकते हो? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, जुबान से नहीं, पर आंखों से देखी सच्चाई अधिक बलशाली होती है। फिर उन्होंने मोतीराम से कहा, जो तुमने देखा उसे सबके सामने चित्रों और संकेतों से बताओ। मोतीराम ने मिट्टी के बोर्ड पर चित्र बनाना शुरू किया। 2 लोग झगड़ते हुए, उमराव खां के हाथ में डंडा और फिर सैनिक के सिर पर वार। वह दर्शा रहा था कि हमला पहले उमराव खां ने किया। बीरबल ने कहा, अब देखिए, गूंगे की गवाही शब्दों से अधिक स्पष्ट है। अकबर ने सिर हिलाया। क्या और सबूत है? बीरबल ने एक गुप्त गवाह को बुलाया, माली का पोता, जिसने खिड़की से पूरी घटना देखी थी लेकिन डर के कारण चुप रहा। भाग 4, सत्य की जय। सबूतों के साथ बीरबल ने अपना निर्णय सुनाया। उमराव खां ने जानबूझकर सैनिक की हत्या की और फिर आत्मरक्षा का झूठा दावा किया। चूंकि यह हत्या साजिशन की गई है, इसलिए इस पर हत्या का मुकदमा चलेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि न बोलने वाला भी गवाह बन सकता है, यदि न्यायप्रिय हो। उमराव खां को बंदी बना लिया गया और सैनिक के परिवार को न्याय मिला। भाग 5, न्याय का नया अध्याय। बीरबल ने बाद में मोतीराम को दरबार में सम्मानित किया और उसे जीवन भर का भत्ता देने की घोषणा की। बीरबल बोले, जहां जुबान झूठ बोले, वहां आंखें सच दिखा सकती है, और जहां बोलने वाला डरता है, वहां चुप रहकर भी न्याय को पुकारा जा सकता है। शेर की खाल में लोमड़ी। धोखे का पर्दाफाश और बीरबल की बुद्धिमत्ता। भाग 1, डर का व्यापार। राजधानी में एक नया व्यापारी आया था। नाम था हसन अली। उसने शहर के बाहर एक बड़ा सा डेरा डाला और लोगों से कहा कि वह एक शेर की खाल में भूत बस गया है, जो उसके पास है। वह जिससे खुश होता है, उसे धन देता है, पर जिससे नाराज हो जाए, उसे शाप देता है। धीरे धीरे डर का माहौल बन गया। अमीर लोग हसन अली को उपहार देने लगे। कुछ ने जमीनें तक दान दे दीं। बात जब महल तक पहुंची, तो अकबर ने बीरबल से कहा, अगर यह सब फरेब है, तो इसे तुरंत रोको, पर यदि यह सच है, तो हमें भी उससे मिलना चाहिए। बीरबल को मामला संदिग्ध लगा। भाग 2, शेर की खाल में क्या छुपा है। बीरबल ने भेष बदलकर हसन अली के डेरे में प्रवेश किया। वहां एक तंबू था जिसमें बीच में शेर की खाल पर कुछ चमत्कारी रोशनी और धुआं किया गया था। हर शाम आवाज आती थी गूंजती, डरावनी। लोग डरकर सिर झुका लेते। बीरबल ने ध्यान दिया, खाल के नीचे से कभी कभी पैर की हलचल होती है। एक रात वह चुपचाप तंबू में गया और देखा, एक आदमी पेट के बल लेटा एक गुफा जैसी जगह से बोल रहा है, जिसे खोदकर तंबू के नीचे बनाया गया था। और वह धुआं
रेजिन और कपूर जलाकर फैलाया जाता था। भाग 3 सच्चाई का पर्दा हटाना। बीरबल ने योजना बनाई। अगली सुबह अकबर को सूचित किया और कहा, जहांपनाह, आज रात उस शेर के सामने दरबार लगाइए। हम देखेंगे कि क्या होता है। शाम होते ही बादशाह, मंत्री और सैनिक शेर की खाल के सामने बैठे। अचानक वही डरावनी आवाज आई, जो नहीं झुकेगा वह जल जाएगा। तभी बीरबल ने आदेश दिया, खाल को उठाओ। सिपाहियों ने दौड़कर खाल को उठाया और नीचे से एक आदमी पकड़ में आ गया, हसन अली का साथी। बीरबल बोले, शेर की खाल में छुपी थी लोमड़ी, डर फैलाकर धन लूटने वाली। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, ऐसे धोखेबाजों को तो जनता के सामने सजा मिलनी चाहिए। भाग 4 सजा और सीख। हसन अली को बंदी बना लिया गया और सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जो लोग ठगे गए थे, उन्हें उनकी जमीन और धन वापस मिल गया। बीरबल ने कहा, डर का धंधा सबसे आसान होता है, जब तक लोग सोचते नहीं, तब तक झुकते रहते हैं। समाप्त। कहानी 4 बीरबल की झूठी बीमारी, सच्चाई का परीक्षण और दरबारियों की असली पहचान। भाग 1 बीरबल बीमार। एक दिन दरबार में खबर पहुंची कि बीरबल गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। उनका सेवक दरबार में आया और बोला, हुजूर, बीरबल अब बोल नहीं पा रहे। शरीर कमजोर है। कई वैद्य बुलाए, पर लाभ नहीं हुआ। अकबर को गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल से बड़ा दोस्त कोई नहीं। मैं स्वयं उनसे मिलने चलूंगा। लेकिन कुछ दरबारियों ने कान भरे, जहांपनाह, बीरबल तो केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, शायद यह बीमारी भी दिखावा हो। अकबर चुप हो गए, पर मन में शक उभर आया। भाग 2 नकली मित्रों की असलियत। बीरबल के घर के बाहर दरबारियों की भीड़ उमड़ आई, पर अपने स्वार्थ के लिए। कोई अपना रुतबा जताने आया, कोई ये कहने की, अब बीरबल गया, तो अब मुझे मौका मिलेगा। बीरबल चुपचाप बिस्तर पर लेटे सबकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ रखा। तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, अब बीरबल का अंत निश्चित है। आप मुझे प्रधान सलाहकार बना दें, मैं हर कार्य संभाल लूंगा। बीरबल का मन टूट गया। जिनके लिए उसने सैकड़ों बार न्याय किया, वे आज उसकी बीमारी में अवसर तलाश रहे थे। भाग 3 बीरबल की चमत्कारी ठीक होने की योजना। तीसरे दिन बीरबल ने अपना सेवक भेजा, जहांपनाह को सूचित करें कि बीरबल अब केवल एक दिन के मेहमान हैं। अंतिम इच्छा है कि सभी दरबारी एक एक कर आकर उनके कान में कोई एक बात कहें, जो उन्हें सबसे ज्यादा याद रखे। दरबारियों की लाइन लग गई। मुझे अपना उत्तराधिकारी मानना। अब बीरबल के बिना दरबार अधूरा नहीं। पर जैसे ही वे कहते, बीरबल लिखते जाते। सभी चले गए। भाग 4 अकबर का आगमन और भेद खुला। अगले दिन अकबर स्वयं बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल उठ बैठे, पूरी तरह स्वस्थ। हुजूर, बीमारी झूठी थी, पर मेरा उद्देश्य सच्चाई जानना था। देखिए, ये है उन दरबारियों की बातें जो मेरे अंतिम समय में कही गई थीं। बीरबल ने एक लंबी सूची दी, हर नाम के सामने एक स्वार्थपूर्ण वाक्य। अकबर गुस्से में बोले, इन दरबारियों को दंड दिया जाएगा। तुम्हारी योजना ने सबकी असलियत खोल दी। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली मित्र बीमारी में परख में आते हैं, दरबार में नहीं। गुनहगार कौन? न्याय, चालाकी और बीरबल की अपराजेय बुद्धिमत्ता की एक अनोखी दास्तान। भाग 1 एक रहस्यमयी चोरी। एक सुबह जब बादशाह अकबर अपने बागीचे में टहल रहे थे, तो दरबार का प्रमुख रक्षक दौड़ता हुआ आया और कहा, हुजूर, शाही खजाने से 5 बेशकीमती नीलम चोरी हो गए हैं। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। शाही खजाने से चोरी, यह तो राजद्रोह के समान था। खजांची ने रोते हुए बताया, जहांपनाह, मैं तो हर रात ताले लगाकर जाता हूं। खजाना बंद था, कोई सुराग नहीं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। भाग 2 5 संदिग्ध।
बीरबल ने जांच शुरू की और खजाने तक पहुंचने वाले 5 दरबारियों की सूची बनाई। 1 जफर अलीज खजांची सहायक, 2 महेंद्र सिंह राजकोष निरीक्षक, 3 अब्दुल करीम रात का रक्षक, 4 राजू सोनार शाही गहनों का देखरेखकर्ता, 5 विजयदत्त भवन निर्माण प्रभारी, जिसने हाल ही में खजाने के पास दीवार मरम्मत करवाई थी। बीरबल ने 5 को बुलवाया। हर कोई निर्दोष होने की कस्में खा रहा था। बीरबल मुस्कराया और बोला, ठीक है, अब सच अपने आप सामने आएगा। भाग 3 बीरबल का पहला परीक्षण। बीरबल ने 5 को अलग अलग कमरों में बैठाया और कहा, हर किसी को हम एक एक छड़ी देंगे। जो गुनहगार होगा उसकी छड़ी रात होते होते 1 इंच बढ़ जाएगी। हर कोई छड़ी लेकर चला गया। दरबारियों में खुसर-पुसर शुरू हो गई, भला छड़ी कैसे बढ़ सकती है। बीरबल ने अगले दिन सुबह सभी को बुलाया। हर किसी ने अपनी छड़ी लौटाई। बीरबल ने ध्यान से देखा, अब्दुल करीम की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने कहा, गुनहगार यही है। अब्दुल थरथर कांपने लगा। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, अगर छड़ी छोटी है तो गुनाह कैसे सिद्ध हुआ। बीरबल बोले, यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। मैंने कहा था छड़ी बढ़ेगी। जो निर्दोष थे उन्होंने छड़ी को छुआ तक नहीं, लेकिन जो गुनहगार था उसने डरकर रात में 1 इंच काट दी, यह सोचकर कि बढ़ गई तो पकड़ में आ जाएगा। भाग 4 चोरी की असलियत। अब्दुल ने डरकर सच उगल दिया। जहांपनाह, मुझे विजयदत्त ने लालच देकर कहा था कि खजाने के पास रात को जब तुम पहरा दोगे तो दीवार में बनी एक झिरी से वह घुसकर नीलम निकाल लेगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसने काम कर लिया। बीरबल ने विजयदत्त को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। भाग 5 चाल में फंसा चतुर गुनहगार। बीरबल ने नकली दीवार बनवाई और उसमें नकली नीलम रखवाए। फिर खबर फैलाई कि चोरी के बाद खजाने में नया खजाना लाया गया है। विजयदत्त उस रात दीवार के पास आया और जैसे ही खजाना निकालने लगा, छिपे हुए सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर बोले, अगर बीरबल न होते तो यह साजिश कभी पकड़ी नहीं जाती। भाग 6 सजा और सीख। विजयदत्त और अब्दुल को कठोर दंड मिला। बाकी 3 दरबारी जिन्हें शक की नजरों से देखा जा रहा था, उन्हें दरबार में पुनः सम्मान मिला। बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी चोरों को पकड़ने के लिए तलवार नहीं, बुद्धि की छड़ी चाहिए। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम न होते तो यह तख्त और ताज भी एक दिन किसी चाल में फंस जाते। सच्चाई का राज। धोखा, चालाकी और न्याय की अद्भुत परिभाषा। भाग 1 बगीचे में रहस्यमय घटना। राजमहल के बाहरी बगीचे में एक सुबह कुछ ऐसा हुआ कि अकबर के मन में गहरी चिंता घर कर गई। बगीचे में काम करने वाले कुछ माली परेशान और घबराए हुए दिखाई दिए। क्या हुआ? अकबर ने तुरंत पूछा। एक माली, जिसका नाम रामदीन था, कांपते हुए बोला, जहांपनाह, हमारे प्यारे बगीचे में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई पौधों को किसी ने उखाड़ दिया है और फिर कुछ पौधे खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि यह किसकी करतूत है। अकबर ने चिंता जताई, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। तुरंत बीरबल को बुलाओ। भाग 2 बीरबल की चालाकी। बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने उन्हें बगीचे की स्थिति के बारे में बताया। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मैं इस रहस्य को जल्दी सुलझा लूंगा। बीरबल ने बगीचे की जांच शुरू की और पाया कि जिस जगह पौधे उखड़े थे, वहां कुछ अजीब प्रकार के पैरों के निशान थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि ये निशान किसी मानव के नहीं, बल्कि एक बड़े जानवर के थे। यह तो एक शेर या बाघ का काम लगता है, बीरबल ने कहा। अब हमें यह पता लगाना होगा कि वह शेर यहाँ कैसे आया। भाग 3 हफ्तों का रहस्य। बीरबल ने रात भर बगीचे की निगरानी करने का फैसला किया। कई दिनों तक बीरबल ने बगीचे के चारों ओर तैनात सिपाही रखे और खुफिया तरीके से नजदीकी इलाकों में छानबीन की। एक रात
बीरबल ने अचानक देखा कि एक बड़ा शेर बगीचे में घुसने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसे ही शेर एक पौधे को उखाड़ता, वह अचानक रुक जाता और फिर वापस लौट जाता। बीरबल ने तुरंत इस घटना को देखा और समझा कि कुछ रहस्यमय है। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं अब इस मामले को सुलझा सकता हूं, लेकिन यह कोई सामान्य शेर की करतूत नहीं है। यह तो किसी और की साजिश है। भाग 4 माली की सच्चाई। बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। वह जानते थे कि बगीचे के माली के अलावा इस रहस्य को हल करने के लिए कोई और कड़ी नहीं हो सकती। बीरबल ने रामदीन को सामने लाकर कहा, तुमने क्या किया है, रामदीन? रामदीन घबराया हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता, बीरबल। मैं तो बस अपने काम में व्यस्त रहता हूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम जानते हो कि बगीचे में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तुम चुप हो। मैं जानता हूं कि तुम वही हो जिसने शेर के पैरों के निशान छोड़ने का खेल शुरू किया। रामदीन ने अचानक झिझकते हुए कहा, हाँ, मैंने ये किया था, लेकिन केवल एक बार। मैं चाहता था कि मुझे नौकरी में तरक्की मिले, इसलिए मैंने शेर को यहां लाकर उन पौधों को नष्ट करवा दिया। मैंने सोचा था कि अकबर को लगेगा कि यह शेर का काम है, और मैं उनके सामने अपनी कड़ी मेहनत दिखा सकूंगा। भाग 5 सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने रामदीन से पूछा, तुम समझते थे कि यह काम तुम्हारी तरक्की के लिए होगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि इस धोखे से सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे बगीचे का नुकसान हो रहा है। रामदीन को सच्चाई का एहसास हुआ और वह घबराया हुआ बोला, मुझे माफ कर दीजिए, बीरबल। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अकबर ने गंभीरता से कहा, तुमने सिर्फ बगीचे का ही नहीं, बल्कि हमारे विश्वास का भी नुकसान किया है। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। भाग 6 सजा और सीख। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, रामदीन ने अपनी गलती कबूल की है, लेकिन उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग भी सीखें। अकबर ने कहा, रामदीन, तुम्हारी सजा यह होगी कि अब तुम्हें बगीचे का पूरा काम अकेले ही करना होगा, और तुम 1 साल तक बिना वेतन के काम करोगे। रामदीन ने माफी मांगी, और उसे सजा मिल गई। बीरबल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि छल प्रपंच कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता। सच तो यह है कि हर कार्य का फल न केवल समय पर, बल्कि उसकी अच्छाई पर भी निर्भर करता है। भाग 7 न्याय का महत्व। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम हमेशा सच की राह दिखाते हो, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण ही आज हम बगीचे के नुकसान से बच सके। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर हम कभी झूठ या धोखा देने की राह पर चलें, तो सच्चाई हमेशा एक दिन सामने आ ही जाती है। यह मेरा अनुभव है कि केवल सत्य और ईमानदारी ही हमें असली सम्मान दिलाती है। सोने का पिंजरा। लालच, न्याय और बीरबल की दूरदर्शिता की अद्वितीय कथा। भाग 1 बादशाह का तोहफा। एक दिन अकबर शिकार से लौट रहे थे जब उन्हें एक दुर्लभ सुनहरी मैना दिखाई दी। उसकी चोंच नीलम जैसी नीली थी, पंखों पर हल्के सोने की चमक थी। पक्षी इतना मनमोहक था कि अकबर ने उसे पकड़ने का आदेश दिया। अगले ही दिन मैना को सोने के पिंजरे में रखा गया और महल में सबसे सुंदर स्थान पर सजाया गया। अकबर रोज उस मैना से बातें करने की कोशिश करते और मैना कभी-कभी इंसानी भाषा की नकल करती, जहांपनाह जिंदाबाद। दरबार में सब मंत्रमुग्ध थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे महल में हलचल मच गई। भाग 2 मैना गायब। एक सुबह महल के सेवक घबराते हुए अकबर के पास दौड़े आए। हुजूर, वह मैना गायब हो गई है। अकबर चौंक उठे, क्या? वह कैसे जा सकती है? उसका पिंजरा तो सोने का था, मजबूत और बंद। बीरबल को तुरंत बुलाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो सीधी चोरी है। जिसने भी यह किया है, उसे दंड मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द गुनहगार को खोज निकालो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मुझे 1 दिन का समय दें, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा।
भाग 3 संदिग्धों की सूची। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की और 5 संदिग्ध सामने आए। 1 कमरुद्दीन, शाही पशुपक्षी देखभाल अधिकारी। 2 लक्ष्मण लाल, दरबार का शिल्पकार जिसने पिंजरा बनाया था। 3 फजल खान, रात का चौकीदार। 4 हीराबाई, महल की साफ सफाई करने वाली। 5 ताराचंद, अकबर का निजी नौकर। बीरबल ने 5 को एक एक कर पूछताछ के लिए बुलाया। सभी ने एक जैसा जवाब दिया, हमें कुछ नहीं पता, हुजूर। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब न्याय खुद सामने आएगा। भाग 4 पिघलता सोना। बीरबल ने सबको एकत्रित किया और अकबर के सामने घोषणा की, जहांपनाह, मैंने हकीकत जान ली है, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए मुझे सभी संदिग्धों के पांव धोने हैं। अकबर चकित हुए, पांव धोकर? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ, जो चोर है, उसके पैरों में सोने के पिंजरे की चिंगारी होगी। सबके पांव धोए गए और पानी एक कटोरे में इकट्ठा किया गया। तभी बीरबल ने उसमें कुछ पाउडर डाला और कुछ देर में पानी का रंग बदल गया, वह सुनहरा हो गया। बीरबल बोले, जिसके भी पांव सबसे ज्यादा इस रंग से प्रभावित होंगे, वही चोर है। और सबका चेहरा देखने लायक था, कमरुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ गया। भाग 5 कबूलनामा। कमरुद्दीन बोला, मैंने ही पिंजरे को पिघलाया और मैना को उड़ा दिया। मैं सोना चाहता था, बादशाह नहीं। मैंने सोचा, एक पक्षी के लिए इतना कीमती पिंजरा व्यर्थ है। बीरबल बोले, लेकिन तुम भूल गए कि वह पिंजरा तुम्हारे लालच को मापने की कसौटी बनेगा। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मेरी भावनाओं से खेला, अब तुम्हारी सजा भी बड़ी होगी। भाग 6 बीरबल की सीख। अकबर बोले, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ कि केवल पैरों से तुमने चोरी पकड़ ली? बीरबल ने कहा, मैंने अनुमान लगाया था कि जिसने पिंजरे को चुराया है, वह रात में गर्मी से पिघले सोने को संभालने में असावधानी से सोने के अंश अपने पैरों पर गिरा बैठा होगा। वह देखभाल करने वाला था, न कि सुनार। और सोना पिघलने पर त्वचा में चिपक जाता है। मैंने जो पाउडर डाला था, वह केवल असली सोने की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। अकबर मुस्कराए और बोले, इसलिए मैं कहता हूं, बीरबल की बुद्धि ही हमारा सबसे बड़ा रत्न है। भाग 7 न्याय का अंत। कमरुद्दीन को दंडस्वरूप राज्य के सीमांत नगर में कठोर श्रम हेतु भेजा गया और शाही पशु विभाग से बर्खास्त किया गया। बीरबल ने एक नया पिंजरा बनवाया, लकड़ी का, साधारण लेकिन सुंदर। अकबर ने पूछा, अब पिंजरा लकड़ी का क्यों? बीरबल बोले, जहांपनाह, पक्षियों को सुंदरता नहीं चाहिए, सिर्फ आजादी और सुरक्षा चाहिए। सोना आदमी को अंधा बना देता है, लकड़ी उसकी विनम्रता को दर्शाती है। धन की देवी और दरबारी लोभ, लालच, नीति और न्याय का अद्भुत संगम। भाग 1 महल में चमत्कार। एक सुबह अकबर दरबार में पहुंचे तो देखा कि दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। हर चेहरा कौतूहल से भरा था। बीरबल ने झुककर पूछा, क्या हुआ जहांपनाह, आप इतने विचारमग्न क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, आज सुबह जब मैं उठकर बगीचे में टहला, तो वहां एक देवी जैसी स्त्री दिखाई दी। उसने सफेद वस्त्र पहने थे, उसके हाथों में सोने के सिक्के और मोतियों की माला थी। उसने मुझसे कहा, जहां न्याय होगा, वहीं मैं रहूंगी, और फिर वह अंतर्धान हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह कोई स्वप्न नहीं, संकेत है। इसका अर्थ है कि न्याय और नैतिकता की परीक्षा अब दरबार पर आने वाली है। भाग 2 रहस्यमय भेंट। अगले ही दिन राजधानी के बाजार में अचानक कई जगहों पर धन बरसने की अफवाह फैल गई। कुछ लोगों को तो अपने आंगन में सोने के सिक्के मिले, कुछ को कपड़े और आभूषण। राजा को खबर पहुंची। दरबार में मंथन हुआ। कई दरबारी बोले, यह देवी लक्ष्मी की कृपा है। यह चमत्कार हमारे पुण्य का फल है। हमें अब इस धन को आपस में बांट लेना चाहिए, ताकि वह भाग्य हमारे पास बना रहे। बीरबल मुस्कराए,
लेकिन चुप रहे। अकबर ने आदेश दिया, इस धन को दरबार में इकट्ठा किया जाए और फिर हम तय करेंगे कि इसे कैसे बांटना है। भाग 3 दरबारियों की चाल। जब सोने के सिक्के, रत्न, वस्त्र और अन्य कीमती चीजें दरबार में लाई गईं, तो दरबारी असहज हो उठे। कुछ रात के अंधेरे में चोरी से 1-2 थैली अपने घर ले गए। बीरबल को इसका आभास हुआ। वह अकबर से बोले, जहांपनाह, इस धन को केवल ईमानदार लोगों के बीच ही बांटना चाहिए। अकबर बोले, लेकिन कौन ईमानदार है और कौन नहीं, यह कैसे पता लगेगा? बीरबल बोले, बस 3 दिन मुझे दे, मैं खुद सत्ते बाहर लाकर रख दूंगा। भाग 4 ईमानदारी की परीक्षा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजमहल के बाहर एक स्वर्ण कलश रखवाया। उस पर लिखा था, जो सच्चा और ईमानदार है, वही इस कलश को छू सकता है, अन्यथा कलश से अग्नि निकलेगी। अगले 3 दिनों में सभी दरबारी कलश के पास पहुंचे। कोई हंसकर छूता, कोई डर के मारे पास भी नहीं गया। लेकिन 7 ऐसे दरबारी थे जो कलश छूते ही कांप उठे और भाग खड़े हुए। बीरबल ने इन 7 के नाम दरबार में पेश किए। भाग 5 पर्दा उठता है। बीरबल बोले, ये 7 दरबारी ही है जिन्होंने रात में चोरी से धन उठाया था। मैंने किसी जादू से नहीं, बस उनके मन के डर से काम लिया। अकबर ने गुस्से में कहा, इन 7 को सख्त सजा दी जाए। बीरबल बोले, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि वे क्यों डरे। क्योंकि उनमें अपराधबोध था। यही भय सच्चे न्याय की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने 7 से पूछा, क्या तुमने चोरी की? सभी ने सिर झुकाकर अपराध स्वीकार किया। भाग 6 न्याय की देवी प्रकट होती है। अगली सुबह, जैसे ही बीरबल ने दरबार में घोषणा की, अब यह धन केवल राज्य के अनाथों, विधवाओं और बूढ़ों की सेवा में लगेगा, तभी वही सफेद वस्त्रों वाली देवी अचानक प्रकट हुई। उसने कहा, जहां न्याय होता है, वहीं लक्ष्मी निवास करती है। बीरबल की नीति और समता ने मुझे पुनः यहां रोक लिया। सभी दरबारी नतमस्तक हो गए। अकबर बोले, अब मैं समझा कि ईश्वर की कृपा केवल पूजा से नहीं, बल्कि नीति, न्याय और सेवा से मिलती है। भाग 7 बीरबल की सीख। बीरबल ने अंत में कहा, जहां लोभ होता है, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। जहां सेवा होती है, वहां स्वयं लक्ष्मी रुक जाती है। न्याय केवल तलवार से नहीं, विवेक से होता है, और यही एक सच्चे राजा की असली पहचान है। बीरबल की आंखें। एक अनदेखे अपराध का अनोखा न्याय। भाग 1 एक रहस्यमयी दुर्घटना। शाम का समय था। अकबर महल में बैठे संगीत का आनंद ले रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, सेनापति बहादुर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अकबर चौंक उठे। कैसे हुआ यह? वे किले के पश्चिमी द्वार से घोड़े पर आ रहे थे। तभी किसी ने उन पर तीर चला दिया। तीर उनकी पीठ में लगा है। अकबर तुरंत मौके पर पहुंचे। सेनापति को महल के वैद्य द्वारा इलाज दिया गया, लेकिन वह बोलने की स्थिति में नहीं थे। यह हादसा नहीं, बल्कि एक प्रयोजित हत्या लग रही थी। भाग 2 शक की सुई। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, यह राज्य के खिलाफ गहरी साजिश है। सेनापति पर हमला करना राजशाही को चुनौती देना है। मैं चाहता हूं कि इस अपराधी को ढूंढ निकाला जाए, हर हाल में। बीरबल ने घटनास्थल की जांच की। उन्होंने पाया, तीर की नोक पर एक विशेष प्रकार का नीला रंग था। जमीन पर घोड़े की खरोंच के साथ साथ एक चप्पल का टूटा हुआ टुकड़ा मिला। पास में एक छोटी घंटी भी गिरी हुई थी। बीरबल मुस्कराए, सबूत खुद बोलेंगे। भाग 3 दरबारियों का भ्रम। बीरबल ने दरबार में 5 प्रमुख अधिकारियों को बुलाया। 1 शेख अजीम खजांची, 2 हरिदत्त किले का रक्षक, 3 गफूर मियाँ रसोइया, 4 महेंद्र पाल रथ निर्माणकर्ता, 5 नसीम बेग शाही दर्जी,
इन पांचों ने कुछ न कुछ कारण से सेनापति से हाल में बहस की थी। बीरबल ने कहा, मैं इनमें से दोषी को पहचान लूंगा, पर मेरी आंखें आज देख नहीं सकती। मुझे सिर्फ उनके स्वर चाहिए। भाग 4 आवाज का जाल। बीरबल ने एक पर्दा डलवाया और सबको उसकी आड़ में बुलाया। हर व्यक्ति से केवल यह कहने को कहा गया, सेनापति पर हमला गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने सबकी आवाजें ध्यान से सुनी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने सेनापति के कमरे में जाकर वही 5 आवाजें दोहराईं, और घायल सेनापति ने एक आवाज सुनते ही आंख खोली और सिर हल्के से हिलाया। बीरबल दौड़े और बोले, जहांपनाह, अपराधी मिल गया। भाग 5 चप्पल की गवाही। बीरबल ने सबके सामने कहा, यह चप्पल का टुकड़ा उसी का है जिसने अपराध किया, लेकिन यह पहचानने के लिए हमें केवल आकार नहीं, सामग्री देखनी होगी। बीरबल ने सभी पांचों को खड़ा किया और उनके जूतों से एक एक टुकड़ा निकाला, और एक टुकड़े का चमड़ा टूटी चप्पल से हूबहू मेल खा गया। वह था हरिदत्त, किले का रक्षक। भाग 6 अपराध कबूल। हरिदत्त घबरा गया। बोला, मैंने ही हमला किया। सेनापति ने मुझे मेरी भूमि वापस देने से मना कर दिया था, जो वर्षों पहले युद्ध के दौरान जब्त की गई थी। मैं बदला लेना चाहता था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, और बदले में तुमने देशद्रोह किया। तुमने राज का रक्षक होकर राज पर ही हमला किया। हरिदत्त को सजा सुनाई गई, जीवन भर के लिए बंदीगृह, और उसकी जमीन जरूरतमंद सैनिकों के परिवार को दे दी गई। भाग 7 न्याय की मिसाल। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न देखकर भी देख लिया। कैसे? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आंखें केवल दृश्य देखती है, लेकिन दिमाग घटनाओं की परछाइयां देखता है। तीर पर लगे रंग, टूटी चप्पल, और सबसे बढ़कर वह आवाज जो घायल सेनापति के मस्तिष्क में अब भी गूंज रही थी, वही मेरी आंखें बन गईं। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, जब तक तुम हो, यह दरबार अंधकार में भी न्याय देख सकता है। धोखे की कीमत। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने न्याय, बुद्धिमत्ता और चतुर दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। मगर जब बात बीरबल की आती, तो अकबर स्वयं भी उसकी चतुराई का कायल था। बीरबल के किस्से सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं थे, बल्कि दिल्ली से लेकर काबुल तक उसकी समझदारी की कहानियां गूंजती थीं। यह कहानी एक ऐसे षड्यंत्र की है, जहां बीरबल की सूझबूझ ने न केवल एक निर्दोष की जान बचाई, बल्कि सम्राट को भी यह सिखाया कि न्याय केवल कानून से नहीं, विवेक से भी होता है। अध्याय 1 नई सुबह, नई साजिश। एक दिन की बात है, अकबर दरबार में तख्त पर बैठे हुए थे। मौसम सुहाना था, पक्षियों की चहचहाहट और गुलाब के बाग से आती खुशबू ने दरबार की हवा को और भी आनंदमय बना दिया था। बीरबल दरबार में सबसे पहले उपस्थित हो गए थे। तभी दरबार में एक आदमी भागता हुआ आया, उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से सना और आंखों में भय झलक रहा था। हुजूर, वह चिल्लाया, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने उसे शांत कराया और पूछा, कहो, क्या हुआ? उस आदमी ने बताया कि वह एक व्यापारी है, नाम है रामसेवक। कुछ दिन पहले एक धनी साहूकार, सेठ अमर सिंह, के पास उसने बड़ी रकम उधार रखी थी, जिसे चुकाने की अवधि अभी बाकी थी। मगर अचानक सेठ ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर नगर कोतवाल से उसकी गिरफ्तारी करवा दी थी। मैंने कोई चोरी नहीं की हुजूर, वह बोला, यह एक षड्यंत्र है। अकबर सोच में पड़ गए। सेठ अमर सिंह का नाम उन्होंने पहले भी सुना था, दरबार में आना जाना था उसका। मगर बीरबल, जो सबका इतिहास जानता था, अचानक मुस्कराया। अध्याय 2 बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली, जहांपनाह, इस मामले की जांच करने की मुझे इजाजत दीजिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने दोनों को बुलाकर अलग अलग बयान लिए और फिर चुपचाप नगर कोतवाल को बुलाकर कहा, सेठ अमर सिंह के घर पर निगरानी रखी जाए।
कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत मुझे बताई जाए। इधर बीरबल ने रामसेवक को कुछ दिन छुपा कर रखने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने अमर सिंह के घर की छानबीन आरंभ की। कुछ ही दिनों में खबर मिली कि अमर सिंह ने हाल ही में एक सुनार को बुलाया था और उसे बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण बनाने का आदेश दिया था। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने सुनार से भेष बदलकर मुलाकात की और सच्चाई जानने का प्रयास किया। सुनार ने बताया कि सेठ ने उसे कहा था, जल्दी काम पूरा करो, कुछ मेहमान आने वाले हैं। अध्याय 3 रेहे से गहराता है। बीरबल ने धीरे धीरे अमर सिंह के घर में काम करने वाले नौकरों से भी बातें कीं। पता चला कि सेठ रात को गुप्त कमरे में देर तक किसी से बातचीत करता है और वहां से कभी कभी संदिग्ध चीजें आती है। बीरबल ने सोचा, हो न हो, ये आदमी सिर्फ रामसेवक को फंसाने के लिए यह नाटक कर रहा है, शायद कोई और गुनाह छिपाना चाहता है। इस बीच बीरबल ने नगर के बाहर गुप्तचर भेजे और पता चला कि अमर सिंह ने हाल ही में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को अपने मेहमान के रूप में ठहराया था। एक का नाम था अली शफाक, एक दुर्दांत तस्कर जो कई राज्यों में वांछित था। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था, यह मामला सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि राज्यद्रोह का था। अध्याय 4 जाल में फंसा अमर सिंह। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने खुद को एक यमन के व्यापारी के रूप में तैयार किया और अमर सिंह से मिलने गए। उन्होंने कहा कि वे हीरे जवाहरात की तस्करी करना चाहते हैं और अमर सिंह की मदद चाहिए। अमर सिंह लालच में आ गया और मान गया। उसने कहा, मेरे मेहमानों से मिलो, वे सब इंतजाम कर देंगे। रात को बीरबल, अली शफाक और अन्य संदिग्धों के साथ बैठा और सबकी बातें चुपके से एक कागज पर लिखता रहा। उसने बातचीत में इस बात का भी जिक्र करवाया कि रामसेवक को क्यों फंसाया गया। उसने हमें देख लिया था, इसलिए उसे चुप कराना जरूरी था। बीरबल ने जैसे ही ये बात सुनी, अगले ही दिन कोतवाल और सैनिकों को साथ लेकर अमर सिंह के घर पर छापा डलवा दिया। अध्याय 5 दरबार में न्याय। सभी अभियुक्तों को पकड़कर दरबार में लाया गया। बीरबल ने सारी बातें क्रमवार बयान कीं, दस्तावेज, चश्मदीद, सुनार की गवाही, नौकरों की जानकारी और आखिरकार खुद अमर सिंह का बयान, जो भेष में की गई बातचीत में रिकॉर्ड किया गया था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राज्य में षड्यंत्र फैलाने वाले को केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि पूरे राज्य के विरुद्ध अपराधी माना जाएगा। अमर सिंह और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। रामसेवक को क्षतिपूर्ति के रूप में अमर सिंह की जब्त की गई संपत्ति का एक हिस्सा प्रदान किया गया। अध्याय 6 न्याय का प्रकाश। अकबर ने दरबार में सबके सामने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, यदि बीरबल न होता तो शायद आज हम एक निर्दोष को दोषी मान बैठते और एक गुनाहगार राज्यद्रोही बनकर भाग जाता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय की असली कीमत केवल सजा नहीं, बल्कि सच्चाई तक पहुंचना है, और कभी-कभी सच्चाई छल के आवरण में छुपी होती है। राजा की परीक्षा। अध्याय 1 अजीब मांग। एक दिन की बात है, दरबार में सब दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी एक बूढ़ा फकीर दरबार में आया। उसके कपड़े सादे थे, आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। उसने सम्राट को झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में एक अद्भुत मांग लेकर आया हूं। मुझे एक राजा चाहिए जो अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे सके, बिना प्रश्न किए। अकबर चौंक गए। बोले, क्या मांगना चाहते हो तुम, फकीर? फकीर बोला, आपका ताज। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल भी चुपचाप सब देख रहे थे। फकीर की आंखों में कोई डर नहीं था। अकबर ने कहा, क्या तुमने समझा नहीं कि तुम किससे क्या मांग रहे हो? फकीर बोला, समझ गया हूं, पर क्या आप समझ सकते हैं कि एक राजा असल में कौन होता है? अब अकबर को चुनौती महसूस हुई। उन्होंने कहा, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अध्याय 2 बीरबल की भूमिका। रात को अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूरा किस्सा बताया।
फिर बोले, क्या मुझे ताज दे देना चाहिए? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अगर आप सचमुच समझना चाहते हैं कि आप एक सच्चे राजा हैं या नहीं, तो परीक्षा देना ही पड़ेगा। लेकिन एक शर्त के साथ। अकबर बोले, क्या शर्त? बीरबल बोले, ताज दीजिए, लेकिन उसके साथ अपनी आत्मा को मत दीजिए। फकीर की परीक्षा को समझिए, उसके पीछे की बुद्धि को पहचानिए। अकबर ने सिर हिलाया। अध्याय 3, ताज की विदाई। अगले दिन सब दरबारी चकित थे जब अकबर ने अपना ताज निकालकर उस फकीर को दे दिया। फकीर ने ताज हाथ में लिया, उसकी ओर देखा और फिर मुस्कराकर बोला, अब से यह ताज मेरे पास रहेगा, जब तक मैं यह न जान लूं कि आप इसके बिना भी राजा है या नहीं। फिर वह ताज लेकर चला गया। अकबर अब बिना ताज के बैठते, सादा वस्त्र पहनते। दरबारियों में कुछ कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ सरदारों ने बीरबल से कहा, अब क्या सम्राट बिना ताज के भी सम्राट है? बीरबल ने कहा, अगर वह ताज के बिना भी राज्य चला सकता है, तो वह सबसे बड़ा सम्राट है। अध्याय 4, सत्ता की सच्ची पहचान। कुछ ही दिन बीते थे कि एक पड़ोसी राज्य ने आगरा पर हमला कर दिया। दरबारियों में घबराहट फैल गई, अब तो ताज भी नहीं, राजा भी साधारण वस्त्र में है। दुश्मन हमला करने से नहीं डरेगा। बीरबल ने सबको शांत किया, राजा का ताज उसके मस्तिष्क में होता है, सिर पर नहीं। अकबर ने सेना का नेतृत्व किया। बिना ताज, बिना राजसी कपड़ों के, सिर्फ आत्मबल से। उनकी रणनीति और नेतृत्व से दुश्मन की सेना पीछे हट गई। युद्ध जीत लिया गया। अध्याय 5, जनता का निर्णय। जब जनता को यह समाचार मिला कि बिना ताज, बिना शानो शौकत के भी उनका सम्राट उनकी रक्षा कर सकता है, तो एक आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने फकीर को खोजा और दरबार में लाया। अब तो साबित हो गया कि ताज जरूरी नहीं, बीरबल बोला, असली ताज उस सेवा में है, जो एक राजा अपनी प्रजा को देता है। फकीर ने मुस्कराकर ताज लौटाया और बोला, आज मैंने एक सच्चे सम्राट को देखा। आपसे बड़ा राजा कोई नहीं, जहांपनाह। अध्याय 6, अंत में शिक्षा। बीरबल ने दरबार में सबको संबोधित किया। राजा वह नहीं, जो ताज पहने, राजा वह है, जिसकी प्रजा सुखी हो, जिसके निर्णय में न्याय हो, जिसके मन में करुणा हो और जिसकी दृष्टि दूरदर्शी हो। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे आज मेरे ही मन का आईना दिखाया। फकीर ने मुझे परखा, लेकिन मुझे यह समझ भी दी कि मेरी असली शक्ति ताज में नहीं, मेरी प्रजा के विश्वास में है। उपसंहार। उस दिन के बाद अकबर ने हर साल एक दिन, राज्य सेवा दिवस, घोषित किया, जब वह ताज नहीं पहनते थे और आम प्रजा के साथ समय बिताते थे। यह परंपरा उनके जीवनकाल तक चली। बीरबल की यह चतुराई केवल एक खेल नहीं थी, यह एक राजा की आत्मा को उसकी असली शक्ति से परिचित करवाने की युक्ति थी। फकीर की दूसरी परीक्षा। अध्याय 1, रहस्यमय संदेशा। कुछ महीनों के बीत जाने के बाद एक दिन, उसी फकीर की वापसी हुई। दरबार में इस बार वह और भी शांत और गंभीर लग रहा था। दरबारियों की निगाहें उस पर टिकी थीं। बीरबल ने उसका स्वागत किया और अकबर ने भी उसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया। फकीर बोला, जहांपनाह, आपने मेरी पहली परीक्षा में सफलता प्राप्त की, लेकिन वह तो केवल देह और अधिकार की परीक्षा थी। अब समय है मन और न्याय की परीक्षा का। अकबर ने पूछा, इस बार क्या मांग है? फकीर बोला, मुझे एक ऐसा निर्णय दिखाइए जिसमें आपकी व्यक्तिगत भावना हार जाए और न्याय की विजय हो, भले ही वह निर्णय आपको दुख दे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल गंभीर थे। अध्याय 2, न्याय की जटिल डगर। कुछ ही दिनों में एक विवादित मामला दरबार में आया। मामला था राजधानी के उच्च कोषाध्यक्ष काजी उस्मान और एक निर्धन व्यापारी दिलीप दास का। काजी उस्मान ने आरोप लगाया था कि दिलीप दास ने राजकोष से सोने की चोरी की है।
दिलीप दास ने पूरी तरह इनकार किया। उसके पास कोई बड़ा वकील नहीं था और उसका गांव तक बिक चुका था कानूनी खर्चों में। बीरबल ने गहनता से जांच शुरू की। धीरे धीरे यह बात सामने आने लगी कि काजी उस्मान स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त था। उसने अपनी हेराफेरी छिपाने के लिए दिलीप दास को बलि का बकरा बना दिया। मगर एक कठिनाई थी, सारे दस्तावेज काजी के अधीन थे। बीरबल को सिर्फ कुछ मामूली साक्ष्य मिले, लेकिन वे पूरी तरह निर्णायक नहीं थे। अध्याय 3 फकीर की दृष्टि। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम निश्चित हो कि दिलीप दास निर्दोष है? बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, मेरा अंत करण यही कहता है। फकीर, जो चुपचाप दरबार में बैठा था, अचानक बोल पड़ा, अब समय है उस निर्णय का जो आपके लिए कठिन हो। एक तरफ राज्य का वरिष्ठ अधिकारी, दूसरी तरफ एक गरीब व्यापारी। किसका साथ देंगे आप? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने लंबी सांस ली और कहा, अगर मेरे ही नियुक्त किए गए अधिकारी अन्याय करें, तो मैं कैसे राज्य चला सकता हूं? उन्होंने काजी उस्मान को पद से हटाया, उसकी संपत्ति जब्त करवाई और दिलीप दास को मुक्त कर दिया, साथ ही उसके नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। फकीर मुस्कराया। अध्याय 4 बीरबल की चेतावनी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या मैंने सही किया? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने अपने पद और प्रतिष्ठा की चिंता न करते हुए सत्य को चुना, यही असली न्याय है। न्याय की परछाई भी यदि राजनीति से डरने लगे, तो प्रजा का विश्वास मर जाता है। अकबर को फकीर की परीक्षा की गंभीरता अब समझ आ रही थी। यह केवल उसकी बुद्धि की नहीं, बल्कि उसके आत्मबल, मनोबल और आत्मा की परीक्षा थी। अध्याय 5 तीसरी परीक्षा की आहट। अगले दिन फकीर सम्राट के पास अकेले आया। बोला, जहांपनाह, आपने शरीर और मन दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब अंतिम परीक्षा शेष है, हृदय की। वह दिन दूर नहीं, जब आपको किसी अपने को खोने का निर्णय लेना पड़ेगा, और तब आपके सम्राट होने की अंतिम कसौटी होगी। अकबर स्तब्ध रह गए। किस अपने को? उन्होंने पूछा। फकीर ने मुस्कराते हुए कहा, समय बताएगा। अध्याय 6 अंत की शुरुआत। एक सप्ताह बीता। अचानक खबर आई कि राज्य के प्रमुख सीमांत पर बगावत शुरू हो गई है। बगावत का नेतृत्व कर रहा था एक नवयुवक सेनापति, आरिफ, जो बचपन से अकबर के संरक्षण में पला था और बीरबल का प्रिय शिष्य भी था। राज्य की सेना के लिए यह सदमा था, क्योंकि आरिफ ने न केवल विद्रोह किया था, बल्कि शाही योजनाओं की गुप्त जानकारियां भी दुश्मन को दे दी थीं। अकबर के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी। बीरबल के लिए यह एक व्यक्तिगत आघात था। फकीर अब वापस दरबार में आया और बोला, अब समय है हृदय की अंतिम परीक्षा का। क्या आप उस व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं, जिसे आपने पुत्रवत स्नेह दिया? अध्याय 7 परीक्षा का अंत, आत्मा की विजय। बीरबल ने आरिफ को एक संदेश भेजा, मिलने का अनुरोध किया। आरिफ आया। बीरबल ने अकेले में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? राज्य ने तुझे सब कुछ दिया था। आरिफ की आंखों में क्रोध था। राज्य ने मुझे आदेश दिए थे, स्वाभिमान नहीं। मैं अपना राजा खुद बनना चाहता था। अकबर ने बीरबल की रिपोर्ट सुनी और चुपचाप निर्णय किया, राजद्रोह के लिए मृत्युदंड। फकीर ने कहा, अब बताओ, क्या तुम इस निर्णय पर अडिग रह सकोगे? अकबर की आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने सिर हिलाया, मैं सम्राट हूं, मेरा धर्म सबसे पहले राज्य के प्रति है। हृदय की कसौटी। अध्याय 1 विद्रोही का अंतिम दिन। राजद्रोही सेनापति आरिफ को सरेआम मृत्युदंड देने की तिथि तय हो गई। आगरा के चौराहे पर फांसी का तख्ता तैयार किया गया था। पूरा नगर स्तब्ध था। जो युवक कभी अकबर के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा करता था, आज उसे सम्राट ही मृत्युदंड दे रहा था। बीती रात बीरबल अकेले आरिफ के पास गए। दोनों के बीच दीर्घ मौन छाया रहा। अंततः आरिफ ने कहा, गुरुजी, क्या आप भी मुझे दोषी मानते हैं?
बीरबल ने धीरे से कहा, मैं तुझे दोषी नहीं मानता आरिफ, लेकिन तेरे कर्मों को राज्य के साथ विश्वासघात मानता हूं। इस भूमि को तूने लांघा है और राजा के पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आरिफ की आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। अध्याय 2 फकीर का अंतिम प्रश्न। फांसी के एक दिन पहले फकीर फिर दरबार आया। इस बार बिल्कुल बदल चुका था। उसके वस्त्र उजले थे, आंखें शांत और माथे पर चमक थी। उसने सम्राट से कहा, जहांपनाह, आपने शरीर, मन और हृदय तीनों की परीक्षा पार कर ली। अब एक आखिरी उपकार मुझे दीजिए। मुझे उस युवक की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति चाहिए। अकबर ने कहा, क्या इच्छा? फकीर बोला, वह चाहता है कि उसे मृत्यु से पहले बीरबल के हाथों एक पत्र मिले, जिसे वह कभी किसी को नहीं दे सका। अकबर ने अनुमति दी। अध्याय 3 पत्र का रहस्य। रात्रि में बीरबल के पास एक बंद लिफाफा पहुंचा। उसमें आरिफ की लिखावट में एक पत्र था। लिखा था, गुरुजी, आपने मुझे युद्ध सिखाया, नैतिकता सिखाई, लेकिन एक प्रश्न जो मैंने कभी पूछा नहीं, वह यह था कि क्या न्याय का मार्ग केवल दंड से होकर ही जाता है? मैंने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा कि कुछ राज्यों में लोग अकाल से मर रहे हैं और कुछ दरबारी उनसे कर वसूलते जा रहे हैं। मैं चाहता था कि जनता स्वयं शासन करे और कोई राजा न हो, चाहे वह कितना भी न्यायप्रिय क्यों न हो। मैंने रास्ता गलत चुना, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं था। मैं मरते हुए भी आपसे क्षमा नहीं चाहता, बस यह चाहता हूं कि आप उस बीज को कभी न मरने दें जो जनता की स्वतंत्रता का है। आपका शिष्य आरिफ। बीरबल की आंखें नम हो गईं। अध्याय 4 न्याय और करुणा। अगले दिन सुबह अकबर फांसी स्थल पर पहुंचे। हजारों लोग एकत्र थे। तभी बीरबल मंच पर चढ़े और कहा, सम्राट, एक याचना है। अकबर ने सिर झुकाया। बोलो बीरबल, क्या एक विद्रोही को मृत्यु देना ही समाधान है, या हमें उससे सीख लेकर अपने राज्य की खामियां सुधारनी चाहिए? अकबर गंभीर हो गए। फकीर मुस्कराया, बोला, अब आपकी आत्मा जाग गई है, जहांपनाह। अब आप ताज नहीं, दृष्टा बन चुके हैं। न्याय अब दंड नहीं, सुधार बन चुका है। अकबर ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, साथ ही पूरे राज्य में नए न्यायिक सुधारों की घोषणा की। अध्याय 5 फकीर का असली रूप। फांसी रुकने के बाद फकीर दरबार में अंतिम बार आया। उसने कहा, मैं कोई साधारण फकीर नहीं। मैं उस पुरानी परंपरा का वाहक हूं, जो सम्राटों को ताज पहनाती नहीं, उन्हें ताज का अर्थ समझाती है। बीरबल ने पूछा, अब आप कहाँ जाएंगे? फकीर मुस्कराया, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। एक सम्राट जाग चुका है और एक मंत्री ने अपने न्याय को करुणा से जोड़ लिया है। मैं अब हिमालय की ओर जाऊंगा, जहां अगला सम्राट मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह चला गया, कभी न लौटने के लिए। अध्याय 6 नई परंपरा। अकबर ने अगले वर्ष एक नया आदेश दिया। हर 5 वर्षों में एक जनसुनवाई सभा आयोजित होगी, जिसमें कोई भी प्रजा दरबार में आकर सीधे सम्राट और बीरबल से अपने दुख कह सकेगी, बिना किसी दरबारी की अनुमति के। उस दिन को उन्होंने जनसत्ता दिवस घोषित किया। बीरबल ने चुपचाप आकाश की ओर देखा और फकीर को नमन किया। चौथी छाया, आत्मा की दर्पण। अध्याय 1 राजमहल की शांति और बीरबल की बेचैनी। राज्य में अब स्थायित्व था। विद्रोह थम चुका था। अकबर और बीरबल की न्यायपूर्ण व्यवस्था ने प्रजा के हृदय जीत लिए थे। हर गांव में अब जनसत्ता दिवस की प्रतीक्षा रहती और आमजन अपनी बात खुलकर कहने लगे थे। किंतु बीरबल के मन में एक अनकही बेचैनी बनी हुई थी। उन्होंने आरिफ की चिट्ठी कई बार पढ़ी। हर बार एक वाक्य उन्हें भीतर से झकझोर देता। क्या न्याय का मार्ग केवल दंड से होकर ही जाता है? बीरबल ने महसूस किया कि जो बदलाव वे लाए हैं, वे बाह्य है, लेकिन आंतरिक सोच की क्रांति अभी दूर है। अध्याय 2 एक और रहस्यमय आगंतुक।
एक चुपचाप संध्या को महल में एक वृद्ध आया, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें प्रज्वलित। उसने स्वयं को एक पूर्व दार्शनिक राजा बताया, जो अपना साम्राज्य त्यागकर ज्ञान की खोज में निकला था। उसने कहा, जहांपनाह, आप सम्राट हैं, लेकिन क्या आपने कभी प्रशासन की आत्मा देखी है? अकबर चौंके, प्रशासन की आत्मा? वृद्ध ने उत्तर दिया, वह दृष्टि जो केवल कानून नहीं, बल्कि संस्कार बन जाए। आज प्रजा दरबार में आवाज उठाती है, लेकिन भीतर से वह अब भी डरी हुई है, क्योंकि न्याय व्यवस्था केवल कागजों पर टिकी है, दिलों में नहीं। बीरबल ने ध्यान से सुना। अध्याय 3, न्याय की जनयात्रा। बीरबल ने एक साहसिक प्रस्ताव रखा। हमें अब न्याय को महल से निकालकर गांवों तक ले जाना होगा, पर केवल आदेशों द्वारा नहीं, संवाद और सहविचार से। इस प्रस्ताव को जन न्याय यात्रा नाम दिया गया। बीरबल स्वयं एक टोली के साथ गांव-गांव जाने लगे, लोगों की समस्याएं सुनने और सुलझाने। इस यात्रा में बीरबल को यह ज्ञात हुआ कि असली समस्या कानून की जानकारी की नहीं, बल्कि सुनने की कमी है। गांवों के बूढ़े, स्त्रियां, बच्चे, सबके पास अपने अपने सत्य थे, लेकिन कोई श्रोता नहीं था। राज्य की नींव वही अनसुने सत्य थे। अध्याय 4, बीरबल की परीक्षा। एक गांव में बीरबल को एक छोटी कन्या मिली, नाम था कल्पना। वह रोज बीरबल की सभा में आती और केवल एक बात कहती, आप जैसे अच्छे लोग भी बुरे लोगों को क्यों छोड़ देते हैं? बीरबल ने एक दिन पूछ ही लिया, किस बुरे व्यक्ति की बात कर रही हो? कल्पना ने एक वृद्ध जमींदार की ओर इशारा किया, जो दरबार में अच्छे कपड़ों में बैठा था। बीरबल ने जांच की, तो ज्ञात हुआ कि उस जमींदार ने वर्षों पहले कल्पना के पिता को झूठे केस में जेल भिजवाया था, और वह अब तक बिना दोष साबित हुए बंद था। यह बीरबल के लिए एक और आंतरिक धक्का था, सत्य और प्रक्रिया के बीच का अंतर सामने था। अध्याय 5, आत्मा का दर्पण। बीते वर्षों में अकबर और बीरबल ने जितने भी निर्णय लिए थे, उन सबकी समीक्षा उन्होंने स्वयं शुरू की। उन फैसलों को पुनः खोला गया, जिनमें शक या राजनीतिक प्रभाव रहा हो सकता था। एक दरबार विशेष रूप से गठित किया गया, न्याय पुनर्विचार सभा, जिसमें पहले के फैसलों को चुनौती दी जा सकती थी। कल्पना के पिता को रिहा कर राज्य ने सार्वजनिक क्षमा मांगी। अकबर ने घोषणा की, हम न्याय करते हैं, लेकिन हमसे भूल भी हो सकती है। इसलिए हर प्रजा को यह अधिकार होगा कि वह राजा तक अपनी अपील पहुंचा सके, भले ही वर्ष बीत जाए। अध्याय 6, लौटता हुआ फकीर। एक शाम जब बीरबल और अकबर चुपचाप राजमहल के उद्यान में बैठे थे, वही पुराना फकीर अचानक प्रकट हुआ। बीरबल और समय का रहस्य। सूरज की हल्की हल्की किरणें लाल किले की दीवारों पर सुनहरी रेखाएं खींच रही थीं। दिल्ली की सुबह कुछ खास होती थी, लेकिन उस दिन बादशाह अकबर का मन कुछ असहज था। राजमहल में हलचल कम थी, और बीरबल को भी बुलावा भेजा गया था, पर वजह किसी को नहीं बताई गई थी। बीरबल जब दरबार में पहुंचा तो देखा कि अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं, पर उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। बीरबल, बादशाह ने धीमे स्वर में कहा, कुछ विचित्र हो रहा है। हुजूर, बीरबल ने झुककर अभिवादन किया। कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ऐसे समय में हूँ, जहाँ मैं शासक नहीं रहा। मेरा ही राज्य मुझसे छिन गया है, और कोई अजनबी दिल्ली पर राज कर रहा है। बीरबल चौंक तो नहीं, पर हैरान अवश्य हुआ। यह एक सपना भर भी हो सकता है, हुजूर। मैंने भी यही सोचा। अकबर ने गहरी सांस ली, पर जब मैं उठा तो मेरे तकिए के पास एक धातु की गोल घड़ी पड़ी थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बीरबल की आंखें चमकीं। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बादशाह ने वह अजीब घड़ी बीरबल को थमाई। वह चमकदार काले धातु से बनी थी, और उस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। यह कोई आम घड़ी नहीं। बीरबल बुदबुदाया। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। मुझे लगता है यह समय में यात्रा करने का उपकरण हो सकता है। बीरबल ने वह घड़ी ध्यान से देखी। उसकी एक सुई आगे पीछे घूम सकती थी,
जैसे समय को पीछे या आगे ले जाने की शक्ति हो। उसके पीछे एक छोटी सी कुंजी थी। हुजूर, क्या मैं इस घड़ी को अपने साथ ले जाकर अध्ययन कर सकता हूँ? अकबर ने अनुमति दी। रहस्यमय प्रयोग। बीरबल उस घड़ी को लेकर अपने घर गया और उसे टेबल पर रख दिया। उसने अपनी पुरानी पुस्तकों और ज्योतिष की पांडुलिपियों को निकाला, जिनमें समयंत्रों और ब्रह्मांडीय गणनाओं का वर्णन था। 3 रातों तक वह बिना सोए अध्ययन करता रहा। तीसरी रात घड़ी की सुई खुद ब खुद घूमने लगी। एक क्षण में कमरे की दीवारें धुंधली होने लगीं और चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया। बीरबल के सामने अब कोई अन्य ही दुनिया थी, वही लाल किला, परंतु पुराना और टूटा-फूटा। सैनिकों की वर्दियां बदली हुई थीं और वहां एक अलग बादशाह की मूर्ति खड़ी थी। यह कौन सा समय है? बीरबल ने खुद से पूछा। एक वृद्ध ब्राह्मण वहां से गुजरा। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, यह कौन सा वर्ष चल रहा है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, वर्ष 1901। बीरबल स्तब्ध रह गया। वह 300 वर्षों आगे आ चुका था। भविष्य का भारत। बीरबल ने देखा कि दिल्ली पर अब एक अंग्रेजी वेशभूषा में सज्जित राजा राज कर रहा है, जो फारसी नहीं, अंग्रेजी में आदेश दे रहा था। भारतीय दरबारियों के वस्त्र भी बदल गए थे। वह चुपचाप लोगों के व्यवहार और रीति नीति को देखता रहा। कहीं यह वही सपना तो नहीं जो बादशाह ने देखा था? बीरबल ने सोचा। लेकिन वह यह समझ चुका था कि यदि कुछ न किया गया तो वही भविष्य अकबर का बन जाएगा। भविष्य में बीरबल की पहचान। बीरबल एक पुस्तकालय में पहुंचा जहां इतिहास की पुस्तकें थीं। वहां उसने एक मोटी किताब में अपना और अकबर का नाम खोजा। बीरबल अकबर के समय का एक बुद्धिमान मंत्री, जिसकी मृत्यु एक युद्ध के दौरान हुई। बीरबल मुस्कराया। तो इतिहास में मैं मर चुका हूँ, पर क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? उसने घड़ी निकाली और उसे पूर्व की ओर घुमाया। एक और बार नीली रोशनी फैली और वह समय की धारा में बहने लगा। क्या बीरबल वापस अपने समय में लौट पाएगा? क्या वह भविष्य को बदल सकेगा? बीरबल और समय का रहस्य। वापसी लेकिन अधूरी। बीरबल जैसे ही समय घड़ी को पूर्व की दिशा में घुमाता है, एक बार फिर नीली रोशनी फैलती है। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगते हैं, जैसे किसी नाटक के पर्दे बदल रहे हों। कुछ ही क्षणों में वह फिर से अपने समय में लौट आता है, अकबर के शासनकाल में। लेकिन कुछ अलग था, कुछ गंभीर। दरबार में प्रवेश करते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। अकबर सिंहासन पर नहीं थे। सारे दरबारी चिंतित बैठे थे। मंत्री बीरबल, एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया। बादशाह सलामत को किसी ने जहर दे दिया है। वे अपने कक्ष में अचेत है। क्या? बीरबल के मुंह से निकला। उसने सोचा यह भविष्य की छाया है, वह काल जो आ चुका है, धीरे धीरे उनके वर्तमान को निगल रहा है। बीरबल बिना देर किए अकबर के कक्ष में पहुंचा। वहां हकीम, वैद्य और तांत्रिक सब मौजूद थे, पर किसी को कोई हल नहीं मिल रहा था। इन सब उपायों से कुछ न होगा, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। मुझे बादशाह के कक्ष में अकेले रहना होगा। सब बाहर चले गए। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी जेब से वही समय घड़ी निकाली और उसे अकबर के सिर के पास रखा। उसने सोचा, यदि यह यंत्र समय बदल सकता है, तो क्या यह जीवन भी लौटा सकता है? वह सुई को धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाने लगा। घड़ी से एक बार फिर नीली रोशनी निकली और अकबर की सांसें धीरे धीरे वापस लौटने लगीं। बीरबल। बादशाह की आवाज आई। हुजूर, आप ठीक है, लेकिन अब समय बहुत सीमित है। हमें इसे रोकना होगा। 2 दरबार में रहस्य का उद्भव। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य में कोई समय का चोर है, जो न केवल समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, बल्कि भविष्य की छाया को वर्तमान में घुसेड़ रहा है। दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? हाँ, हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो इस घड़ी का निर्माता है। वह एक समय साधक है और वर्तमान में रहकर भविष्य का निर्माण करता है। उसका नाम है काल भानु। कौन है वह? अकबर ने पूछा।
हम उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे फिर एक बार समय यात्रा करनी होगी। 3 काल भानु से मुठभेड़। बीरबल ने एक रात समयघड़ी को भविष्य की ओर घुमाया और 200 वर्षों आगे गया। वहां उसका सामना हुआ एक ऊंचे काले वस्त्र पहने व्यक्ति से, जिसकी आंखों में लाल रोशनी थी। बीरबल, मुझे पता था तुम आओगे, काल भानु बोला। तुम समय के साथ खेल रहे हो, तुम इतिहास बदलना चाहते हो। मैं इतिहास बदलना नहीं चाहता, मैं उसे फिर से लिखना चाहता हूँ। यह जो अकबर का न्याय और नीति का युग है, इसे समाप्त करना चाहता हूँ, ताकि शक्ति केवल बलवान के पास रहे। और क्या यह न्याय है? न्याय नहीं, व्यवस्था है। बीरबल ने तलवार खींच ली, लेकिन कालभानु तलवार से नहीं, विचारों से लड़ता था। उसने बीरबल को ऐसे भ्रम में डाला, जहां बीरबल खुद को अलग अलग समय कालों में देखता रहा, कभी मगध के चाणक्य के रूप में, कभी अशोक के सलाहकार के रूप में, कभी शिवाजी के गुप्त सलाहकार के रूप में। मैं हर युग में था, बीरबल ने हंसते हुए कहा, और हर बार सत्य के साथ खड़ा था। एक तीव्र प्रकाश फैला और बीरबल ने कालभानु की घड़ी को पकड़ लिया। वह अब टूट चुकी थी। 4 समय की सजा। बीरबल अकबर के समय में लौटा और दरबार में सबके सामने कालभानु की योजना उजागर की। अकबर ने आदेश दिया कि समय की रक्षा हेतु एक विशेष काल रक्षा मंडल का निर्माण किया जाए, जिसमें बीरबल के नेतृत्व में विद्वान, ज्योतिषी, वैज्ञानिक और योद्धा होंगे। बीरबल ने समयघड़ी को लोहे के बक्से में बंद कर उसे यमुना नदी के नीचे एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया। 5 अंतिम वचन। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम भविष्य में फिर कभी जाना चाहोगे? बीरबल मुस्कराया, अगर न्याय की पुकार होगी तो हाँ, लेकिन अभी हमारा वर्तमान ही सबसे बड़ा भविष्य है। दरबार में तालियां बज उठीं। बीरबल फिर से जीत चुका था, पर इस बार समय पर। अकबर बीरबल कथा, छाया की साजिश। दिल्ली का किला दिन भर की गहमागहमी के बाद अब शांत हो चुका था। महल के गलियारों में बस दियों की हल्की रोशनी थी और पहरेदारों के पैरों की आहट सुनाई देती थी। पर उस रात दीवारों की छाया में कुछ हलचल थी, ऐसी छाया जो अपने आप चलती थी। बीरबल को कुछ दिनों से यह अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि कोई अनजाना खतरा महल के भीतर छिपा है। कई सैनिकों ने शिकायत की थी कि रात में उन्हें किसी की परछाई चलती दिखती है, पर जब वे पीछे मुड़कर देखते तो वहां कुछ नहीं होता। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसके वस्त्र फटे थे, आंखें गहरी और आवाज में कंपन था। बादशाह अकबर, उसने कहा, आपके राज्य पर छाया का श्राप मंडरा रहा है। जब तक उसे उजागर नहीं किया जाएगा, यह राजगद्दी अंधेरे में डूब जाएगी। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, ये क्या बकवास है? बीरबल ने उस साधु को ध्यान से देखा और बोला, यह साधु साधारण नहीं है, हुजूर। इसके कहने में कोई रहस्य छिपा है। मुझे इसकी बात की जांच करनी होगी। 2 छाया की पहली चाल। रात को बीरबल एक सैनिक का वेश धरकर महल के पीछे की तरफ घूमने लगा। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी परछाई से अलग चल रहा है। वह रुका। उसकी छाया भी रुकी, लेकिन सामने की दीवार पर एक और छाया लगातार आगे बढ़ रही थी। कौन है? बीरबल ने जोर से कहा, पर उत्तर नहीं मिला। अचानक एक चिलचिलाती हवा चली और वह छाया गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह एक पैगाम रह गया था, दीवार पर खून से लिखा हुआ, बीरबल, तुम रुक सकते हो, पर अंधेरा नहीं। बीरबल ने तुरंत उस जगह की जांच शुरू की। जमीन पर एक काला पाउडर मिला, जैसे कोई तांत्रिक रसायन हो। बीरबल उसे लेकर अपने निजी प्रयोगशाला में गया। 3 साजिश का सुराग। पाउडर का विश्लेषण करने पर बीरबल को पता चला कि वह कृष्ण मंथन नामक एक दुर्लभ जड़ी है, जिसे केवल एक जगह पाया जाता है, विदिशा के छायावन में। यह वन इतना घना और रहस्यमय था कि वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि साजिश वहां से आ रही है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, और मुझे वहां जाना ही होगा। 4 छाया वन की यात्रा। बीरबल अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ छाया वन की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा,
वहां की हवा भारी और ठंडी हो गई। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आती, लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते अंधकार बन जाती। रास्ते में एक झरना मिला, जिसकी दीवार पर फिर वही संदेश लिखा था, बीरबल, तुम उजाले के रक्षक हो, पर यह दुनिया अब छाया की है। बीरबल को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति है, जो खुद को छाया कहती है, जो मनुष्यों की परछाइयों में प्रवेश कर सकती है और उन्हें नियंत्रित कर सकती है। 5 परछाई का प्रकट होना। रात को जब बीरबल अपने शिविर में विश्राम कर रहा था, तभी उसकी परछाई दीवार पर हिलने लगी, बिना उसके हिलने के। वह चौंक गया। उसकी परछाई ने बोलना शुरू किया, तुम मुझे रोक नहीं सकते, बीरबल। मैं हर व्यक्ति के भीतर हूँ। मैं लालच हूँ, घृणा हूँ, द्वेष हूँ। मैं वही हूँ जो मनुष्य छुपा कर रखता है। बीरबल ने साहस से कहा, पर मैं सत्य हूँ, विवेक हूँ, और जब तक मैं हूँ, तू अकबर के राज्य को छू नहीं सकता। परछाई हंसी और गायब हो गई। बीरबल ने तय किया कि अगली सुबह वह वन के भीतर स्थित छाया मंदिर तक पहुंचेगा, जहां इस शक्ति का केंद्र बताया जाता है। क्या बीरबल उस अदृश्य छाया को पराजित कर सकेगा? क्या छाया की साजिश दरबार तक पहुंचने से पहले रुक पाएगी? छाया मंदिर की ओर। सूरज की पहली किरणें जब पेड़ों के झुरमुटों से झांक रही थीं, बीरबल पहले से जागे हुए थे। उसके साथ के कुछ सैनिकों ने डर के कारण रात में ही भागने का प्रयास किया, लेकिन वह जानता था कि इस यात्रा का अंत अकेले ही करना होगा। छाया वन के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, छाया मंदिर। कहा जाता था कि वहां परछाइयां जीवित हो जाती है। बीरबल ने साहस किया और मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वहां दीवार पर उकेरे शब्द चमकने लगे, मनुष्य की परछाई उसका असली रूप है। उसे जीतना, स्वयं को जीतना है। 2 परछाई का परीक्षण। मंदिर के भीतर गहन अंधकार था। बीरबल के कदमों की आवाज तक वहां डरावनी लग रही थी। तभी एक आकृति उभरी, बिल्कुल बीरबल जैसी दिखने वाली परछाई। मैं तेरी परछाई हूँ, वह बोली। तू कितना भी न्यायप्रिय हो, पर अंदर कहीं न कहीं तू भी घमंड करता है, अपनी बुद्धि पर। बीरबल चुप रहा। उसने कहा, मैं मानता हूं कि घमंड मेरे भीतर भी है, लेकिन मैंने हर बार उससे लड़ाई की है। तभी परछाई ने खुद को बीरबल के रूप में बदल लिया और हमला कर दिया। बीरबल ने तलवार निकाली और एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई, जहां दोनों एक जैसे थे। लेकिन जैसे ही बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और शांत मन से बोला, मैं क्षमा चाहता हूं अपने घमंड के लिए, परछाई मिटने लगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और भीतर से एक दहाड़ सुनाई दी। छाया का असली रूप प्रकट हुआ। 3 छाया का असली चेहरा। यह कोई मानव नहीं था। यह एक असुर था, जिसका नाम था तामस। यह वही शक्ति थी जिसे प्राचीन समय में तांत्रिकों ने मन की छाया कहकर कैद किया था। मैंने कई वर्षों तक तुम्हारे जैसे राजाओं की छाया में जीवन बिताया है, तामस ने कहा। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं शासन करूं। बीरबल ने उसे शांत स्वर में उत्तर दिया, तेरी शक्ति मन की कमजोरी से आती है। अगर मैं और मेरे जैसे लोग अपने भीतर के तामस को जीत ले, तो तू भी हार जाएगा। तामस क्रोधित हुआ। मंदिर कांपने लगा। लेकिन तभी बीरबल ने उस कृष्ण मंथन पाउडर को आग में झोंक दिया, जिससे धुआं उठा और वातावरण पवित्र हो गया। तामस चीखता हुआ मिटने लगा, तूने मुझे अभी रोका है, बीरबल, पर मनुष्य की छाया जब तक जीवित है, मैं लौटूंगा। 4 मंदिर का ध्वंस। तामस के जाते ही मंदिर टूटने लगा। बीरबल जैसे तैसे बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो छाया मंदिर जमीन में समा गया, जैसे कभी था ही नहीं। बीरबल ने मन ही मन प्रार्थना की, हे समय, हे प्रकृति, हमें सदैव प्रकाश की ओर ले चलो। 5 दिल्ली की वापसी। बीरबल कुछ दिन बाद दरबार लौटा। अकबर ने पूछा, क्या यह सब खत्म हुआ? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, छाया को हम मिटा नहीं सकते, पर उसे अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने घोषणा की, बीरबल को हम प्रकाश का संरक्षक घोषित करते हैं। 6 अंतिम शिक्षा।
बीरबल ने अंत में दरबारियों से कहा, हर मनुष्य के भीतर एक छाया है, लालच, ईर्ष्या, घृणा, मोह। अगर हम उसे पहचान कर स्वीकार करें तो हम उसे हरा सकते हैं। लेकिन जो अपनी परछाई से भागता है वह कभी प्रकाश तक नहीं पहुंचता। एक दरबार में एक अजनबी। एक सुबह जब अकबर दरबार में प्रवेश कर रहे थे, द्वार पर एक वृद्ध किसान बैठा था। उसकी आंखों में असामान्य आत्मविश्वास था। बादशाह सलामत, किसान बोला, मेरे पास ऐसा बीज है जो आपके पूरे साम्राज्य को बदल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको और बीरबल को एक परीक्षा से गुजरना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, किस प्रकार की परीक्षा? यह बीज बुद्धि का है। इसे बोने के लिए सत्य, धैर्य और विवेक चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, जिसके भीतर स्वार्थ नहीं होगा वही इसे उगा पाएगा। बीरबल आगे आया, ऐसा बीज क्या सचमुच हो सकता है? किसान बोला, आपको यह बीज मिल सकता है, पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे और हर उत्तर के साथ आपके चरित्र की परीक्षा होगी। अकबर ने कहा, हम तैयार हैं। 2 पहला प्रश्न, सत्य क्या है? किसान ने पूछा, बीरबल, सत्य क्या है? बीरबल कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, सत्य वह नहीं जो केवल दिखता है, बल्कि वह है जो मन, वचन और कर्म से एक समान हो। झूठ कई रूप धारण करता है, पर सत्य सदा निर्विकार रहता है। किसान मुस्कराया। उसने एक कांच का दर्पण निकालकर बीरबल को दिया। इसे देखो, यह साफ है, पर अगर तुम इसे सांस से फूंकोगे तो धुंधला हो जाएगा। यही सत्य का मर्म है। जब तक मन निर्मल है, सत्य दिखता है। जब स्वार्थ की सांस पड़ती है, तो वह धुंधला हो जाता है। 3 दूसरा प्रश्न, विवेक किसे कहते हैं? किसान ने अगला प्रश्न पूछा, राजा अकबर, बताइए विवेक किसे कहते हैं? अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, विवेक वह दीपक है जो अंधेरे में सही दिशा दिखाता है। जब मोह और क्रोध का अंधकार हो, तो केवल विवेक ही सही मार्ग बताता है। किसान ने एक मिट्टी का दीपक दिया, पर वह बुझा हुआ था। इसे जलाइए, लेकिन बिना अग्नि के। अकबर चौंक गए, बिना अग्नि के दीपक कैसे जल सकता है? बीरबल ने मुस्कराकर दीपक को खोला। भीतर एक मोमबत्ती और एक शीशा था, जो सूर्य की किरणों से आग पैदा कर सकता था। दीपक बाहर से बुझा हो सकता है, पर भीतर से यदि प्रकाश की खोज हो तो रास्ता मिल ही जाता है। बीरबल ने कहा। किसान ने सिर हिलाया, सही उत्तर। 4 तीसरा प्रश्न, स्वार्थ और सेवा में अंतर क्या है? अब किसान ने अंतिम प्रश्न पूछा, स्वार्थ और सेवा में अंतर बताओ, बीरबल। बीरबल ने एक प्याला उठाया और उसमें पानी भरकर बोला, जब पानी मैं प्यास बुझाने के लिए पीता हूँ तो वह मेरा स्वार्थ है, लेकिन जब वही पानी मैं किसी और को देता हूँ तो वह सेवा है। परंतु अगर मैं पानी देता हूँ दिखावे के लिए तो वह स्वार्थ के भेष में सेवा है। किसान ने गहरी सांस ली और बीज बीरबल के हाथ में रख दिया। अब इसे बो। यदि तुम्हारी बातें सच्ची है तो यह बीज कल सुबह तक अंकुरित हो जाएगा। 5 बीज की परीक्षा। बीरबल ने उसी रात महल के बाग में वह बीज बोया। पूरी रात बारिश हुई और आकाश में बिजली चमकती रही। सुबह जब अकबर और पूरा दरबार वहां पहुंचा तो सभी ने देखा, जहां बीज बोया गया था वहां एक छोटा सा पौधा अंकुरित हो चुका था। किसान मुस्कराया, बीरबल, तुमने परीक्षा नहीं पास की, बल्कि ये बीज तुम्हारे भीतर था। मैंने केवल तुम्हें वह दिखाया जो तुम पहले से जानते थे। अकबर ने किसान से पूछा, अब आप कौन हैं? वह वृद्ध मुस्कराया और बोला, मैं वह हूं जो हर व्यक्ति के भीतर बुद्धि के रूप में जन्म लेता है, यदि उसे सींचा जाए विवेक, सत्य और सेवा से। कहकर वह वृद्ध एक चमक में विलीन हो गया। एक अंकुर, कई प्रश्न। जिस पौधे ने बीरबल द्वारा बोए गए बीज से जन्म लिया था वह सामान्य नहीं था। हर सुबह वह थोड़ा और ऊंचा हो जाता, लेकिन उसकी पत्तियां अलग अलग आकार की होतीं, कभी तलवार जैसी, कभी किताब जैसी, कभी किसी वृद्ध की हथेली जैसी। अकबर ने उसे देखकर कहा, बीरबल, यह पौधा विचित्र है। लगता है
जैसे यह खुद में कोई रहस्य समेटे है। बीरबल बोला, यह कोई साधारण पौधा नहीं है हुजूर। यह हमारी बुद्धि और नीति का प्रतीक बन सकता है, अगर हम इसे समझ सकें। 2 रहस्य की जड़ें। एक दिन उस पौधे की जड़ों से एक कागज निकला। उस पर लिखा था, जिस दिन यह पौधा तीनों गुण, सत्य, विवेक और सेवा से सींचा जाएगा, उस दिन यह फल देगा। लेकिन यदि उसमें स्वार्थ की बूंद भी गिरे, तो यह सड़ जाएगा। अकबर ने दरबारियों से कहा, अब से हर हफ्ते एक एक दरबारी इसे सींचेगा। जो इस पौधे को फल दे सकेगा, वह मेरी अगली नीति सभा का अध्यक्ष होगा। 3 दरबारियों की परीक्षा। हर सप्ताह कोई न कोई दरबारी पौधे की देखभाल करता, पर सभी असफल रहे। किसी ने उसमें गंगाजल डाला, किसी ने ताम्रपात्र से सींचा, किसी ने मंत्र पढ़े, लेकिन पौधा कभी सूखने लगता, कभी पत्तियां झड़ने लगतीं। यह सब देखकर बीरबल चुपचाप मुस्कराता रहा। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों नहीं सींचते इसे? बीरबल बोला, जब तक हर कोई स्वयं को ज्ञानी समझेगा, तब तक यह पौधा फल नहीं देगा। मैं अंतिम में सींचूंगा। 4 बीरबल की बारी। आखिरकार वह दिन आया जब बीरबल की बारी थी। उसने सुबह सुबह पौधे के पास जाकर प्रार्थना की, हे प्रकृति, मुझे वह बुद्धि दो कि मैं सेवा कर सकूं, बिना दिखावे के। मुझे वह विवेक दो कि मैं सही गलत में अंतर कर सकूं, और वह साहस दो कि मैं सच बोलने से न डरूं। उसके बाद बीरबल ने एक मिट्टी के पुराने घड़े से पौधे को पानी दिया। सिर्फ साधारण पानी, कोई विशेष जल नहीं, कोई मंत्र नहीं। अगली सुबह पौधे में एक फल लगा, गोल, सुनहरा और भीतर से पारदर्शी। 5 फल का रहस्य। अकबर और सभी दरबारी फल के पास पहुँचे। फल अपने आप खुला और भीतर से एक छोटा सा कागज निकला। जो बिना स्वार्थ के सेवा करे, बिना दिखावे के सत्य बोले और बिना भय के विवेक से चले, वही बुद्धि का सच्चा मालिक है। वह राजा हो या रंक, वही योग्य है शासन के। अकबर ने घोषणा की, इस फल के साथ मैं यह नीति लागू करता हूँ। अब हर निर्णय से पहले यह देखा जाएगा कि उसमें जनकल्याण है या स्वार्थ, और इसका निर्णय करेगा बीरबल। 6 अंतिम शिक्षा। बीरबल ने दरबार में कहा, बुद्धि कोई वंशानुगत गुण नहीं है। यह अभ्यास, सेवा और विनम्रता से पनपती है। जो स्वयं को ज्ञानी कहे, वह सबसे अज्ञानी होता है। जो स्वयं को मूर्ख माने और सीखता रहे, वह ही सच्चा ज्ञानी है। दिल्ली की सुबह और एक अजीब मुकदमा। एक सुबह अकबर का दरबार सामान्य था। व्यापारी, किसान, कलाकार सभी अपने अपने मामलों के साथ उपस्थित थे। लेकिन तभी एक वृद्ध साधु दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में तेज था और चाल में संतुलन। जहांपनाह, वह बोला, मैं न्याय मांगने आया हूँ, लेकिन मेरा अभियुक्त कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं धर्म है। पूरा दरबार सन्नाटे में चला गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम धर्म को अपराधी ठहरा रहे हो? स्पष्ट कहो। साधु बोला, मैंने धर्म के नाम पर लूट, झूठ और हत्या देखी है, और अब मैं चाहता हूं कि धर्म स्वयं कटघरे में खड़ा हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तुम ही इस विचित्र मुकदमे का संचालन कर सकते हो, बीरबल। धर्म को दरबार में प्रस्तुत करो। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, धर्म को बुलाने के लिए मुझे कुछ दिन चाहिए, क्योंकि धर्म कोई व्यक्ति नहीं, एक भावना है, और भावना को न्याय की भाषा में ढालना सरल नहीं। 2 धर्म का दरबार। 3 दिन बाद बीरबल ने एक विशेष दरबार का आयोजन किया, जिसका नाम रखा गया धर्म का दरबार। दरबार में 4 प्रतीक बुलाए गए। 1 एक ब्राह्मण जो शास्त्रों का ज्ञाता था। 2 एक सैनिक जो धर्म की रक्षा करता था। 3 एक व्यापारी जो धर्म के नाम पर दान करता था। 4 एक भिखारी जो धर्म के नाम पर भीख मांगता था। बीरबल ने कहा, इन चारों से हम पूछेंगे, क्या तुम धर्म के अनुसार कार्य करते हो? 3 प्रश्न और उत्तर। ब्राह्मण बोला, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, यज्ञ करता हूँ, धर्म का प्रचार करता हूँ। बीरबल ने पूछा, और जो निर्धन ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ पाता, क्या वह अधार्मिक है? ब्राह्मण चुप रहा। सैनिक बोला, मैं राष्ट्र की रक्षा करता हूँ, यही मेरा धर्म है।
बीरबल ने पूछा, और जब निर्दोषों पर तलवार चलती है तब तुम्हारा धर्म क्या कहता है? सैनिक ने सिर झुका लिया। व्यापारी बोला, मैं धर्मार्थ में दान देता हूँ, मंदिर बनवाता हूँ। बीरबल ने पूछा, और जब दान दिखावे के लिए हो तो क्या वह भी धर्म है? व्यापारी बोल नहीं सका। भिखारी बोला, मैं धर्म के नाम पर अन्न मांगता हूँ, जीता हूँ। बीरबल ने पूछा, और क्या तुमने कभी किसी की मेहनत का अपमान नहीं किया? भिखारी भी चुप। बीरबल ने फिर अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, धर्म आज कटघरे में है और वह अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। 4 न्याय का पत्थर। बीरबल ने एक काले रंग का पत्थर दरबार में लाकर रखा। वह पत्थर चमकता नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब आकर्षण था। यह है न्याय का पत्थर, बीरबल बोला। इस पर जो हाथ रखेगा और झूठ बोलेगा, उसकी आवाज कांपने लगेगी। सबसे पहले ब्राह्मण आया और बोला, मैं सच्चा हूँ, उसकी आवाज कांपी। सैनिक बोला, मैं न्याय के लिए लड़ता हूँ, पत्थर कांपने लगा। व्यापारी बोला, मैं निस्वार्थ दान करता हूँ, हवा रुक गई। भिखारी बोला, मैं धर्म का सेवक हूँ, पत्थर से गर्मी निकली। अंत में बीरबल आया। उसने पत्थर पर हाथ रखा और बोला, मैं भी अधार्मिक हुआ हूँ कभी। मैंने भी अपने हित में धर्म का उपयोग किया, लेकिन अब मैं सत्य स्वीकारता हूँ, और यही धर्म का आरंभ है, स्वीकृति। पत्थर शांत हो गया, उसकी सतह चमकने लगी। अकबर उठ खड़े हुए। आज धर्म को नया जीवन मिला है, उन्होंने कहा। 5 साधु का उत्तर। वह वृद्ध साधु फिर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानता था, बीरबल ही धर्म को न्याय दिला सकता है। धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह हमारी अंतरात्मा में है। पर जब तक हम अपने दोष नहीं स्वीकारते, वह मरता रहता है। अकबर ने उस साधु से पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं समय हूँ, जो धर्म की परीक्षा लेता है हर युग में। 6 अंतिम शिक्षा। बीरबल ने दरबार में कहा, धर्म को दूसरों पर थोपना आसान है, लेकिन अपने भीतर देखना सबसे कठिन। धर्म कोई वेश नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, वह केवल एक प्रश्न है, क्या मैंने सत्य किया? अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए कहा, सचमुच, किसी भी निर्णय से पहले सोच विचार करना सबसे जरूरी है। कहानी 2, कौन है सबसे महान? समस्या। अकबर ने एक दिन दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है? दरबार का उत्तर। दरबारियों ने जवाब दिया, महाराज, आप सबसे महान हैं। नहीं, भगवान सबसे महान हैं। बीरबल का उत्तर। जब बीरबल की बारी आई, तो उन्होंने कहा, महाराज, सबसे महान व्यक्ति वह है, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सबसे महान है। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, महानता उसके कर्मों से तय होती है। नतीजा। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की और कहा, तुमने महानता का सही अर्थ समझाया है। कहानी 3, बीरबल का न्याय। समस्या। एक दिन 2 व्यापारी अकबर के दरबार में आए। एक व्यापारी ने दावा किया कि दूसरा व्यापारी उसका धन लेकर मुकर गया है। दूसरा व्यापारी कह रहा था कि उसने पैसा वापस कर दिया है।